हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप भैया सब पॉजिटिव एक अप्रोच के साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे आप। और ज़्यादातर ऐसा है भैया, आप सोचेंगे हम 10-12 पीवाईक्यू कर लेते हैं हमारा हो जाएगा। आप देखिए, कहते हैं 2 बार मौका देती है ज़िंदगी। अभी एक पहला मौका आपके पास है, आपको होपलेस नहीं होना है। और आप ये देखिए कि आपने जितनी तैयारी करी है क्या उसका रिवीजन किया है या नहीं किया है। अगर आप रिवीजन कर पाते हैं तो आप बेटर करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि रे ऑप्टिक्स भी चाहिए हमको, तो रे ऑप्टिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इसके बाद में अगली जो वीडियो आएगी वो फॉर्मूला रिवीजन की बन के आएगी, रे और वेव की। तो स्टार्ट करते हैं 2022 और 2021 के पीवाईक्यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो भैया पहला टॉपिक जो रे ऑप्टिक्स है, इससे पहले हम वेव ऑप्टिक्स कर चुके हैं। रे ऑप्टिक्स 2023 के पीवाईक्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो क्या है, किसी भी लाइट का किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस आना। जैसे ये मान लो एक सरफेस है हमारा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जैसे ही लाइट इस पे टकराएगी, मान लो ये इस पे लाइट टकराई और लाइट टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई भी कह देते हैं हम, ये नॉर्मल है। तो अगर हम ऐसे लाइट आ गई तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन। और ये नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर से, आपका मिरर फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। ये आपके दो फॉर्मूले हैं जिसका हम यूज करेंगे। और तीसरी बात, अगर हमारा ये मिरर है, अभी तो मिरर में चल रहे हैं, अगर ये मिरर है भैया, तो मिरर में अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होगी इसको हम नेगेटिव लेते हैं, और राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी इसको पॉजिटिव लेते हैं। अपवर्ड जो हाइट है हमारी ये पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, इसलिए यू आपको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव करना है। अच्छा, मिरर की बात करें, अगर आपको कॉनकेव की फोकल लेंथ पूछी जाए, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव यूज की जाती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारा कॉनकेव का फोकस जो है हमारा वो लेफ्ट साइड आता है। तो पोल से जब हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे फोकस तक तो नेगेटिव आएगा। ये हमारा एक छोटा सा चार्ट है जो मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। कह रहे हैं क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, आपको ये डायग्राम भी बना के दिया है। ठीक है, ये आपको एक मिरर दिया है और ये ऑब्जेक्ट O है। कह रहे हैं इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, किसी कॉनकेव मिरर के 100 सेंटीमीटर दूरी पे है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि C आपका कहीं यहाँ होगा कर्वेचर। तो एज सोन इन फिगर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो कितनी की स्पीड से कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड में, अगर आप इन 10 सेकेंड की बात करो, इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ऑब्जेक्ट आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से आप निकालोगे तो 2 × 10 कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर मूव कर लेगी। तो हमारा जब 20 सेंटीमीटर मूव कर लेगी तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की हो जाएगी 100 - 20, 80 हो जाएगी। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप इसको नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, इमेज की पोजीशन बताइए। तो इमेज की पोजीशन के लिए फिर हम यूज करेंगे लेंस और मिरर फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है, तो यहाँ से आप v की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा f कितना हो जाएगा, r/2, r है 200, तो 200/2 और f हम लेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस का 100, तो 1/v ये हो जाएगा -80, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 100। एलसीएम लीजिए इसका, और एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 400 सेंटीमीटर। मिरर से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं इजी आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये इंक्लाइंड है, ठीक है भैया, इंक्लाइंड मिरर है और ये प्लेन मिरर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है इतना डेटा, और इंसिडेंट रे जो आ रही है वो ये आ रही है, ये हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम m1 इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर m2। अच्छा, ये m2 की तरफ गई और वहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब ये वाली कैसे जाएगी भैया, ये ऐसे जाएगी अगर ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगी फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो ये रिफ्लेक्ट किधर को हो जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला 30 है, मतलब r की वैल्यू अगर यहाँ 30 है, तो आपको पता होगा रिफ्लेक्शन में I और R इक्वल होते हैं, तो ये भी 30 हो जाएगा। और नॉर्मल पूरा एंगल कितना बनाता है, पूरा एंगल नॉर्मल का बनता है आपका 90, तो ये 30 है तो बचा कितना 60, ये 60 हो गया, ये 60 है, ये 75 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 45। अगेन यहाँ पे भी नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा 90, तो ये 45 है, तो ये भी हमारा 45 और ये भी हमारा 45, क्योंकि रिफ्लेक्शन में I और R इक्वल होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, टोटल डेविएशन। तो पहले मिरर से कितना डेविएशन आ रहा है, 40 + 40 90, पहले से आ रहा है 90, और दूसरे से कितना आ रहा है 60, और 30 + 30 120, तो आंसर आ जाएगा 210। हम इसको ट्रायंगल मेथड से भी करते हैं, बहुत सारे आपको जो महंगी कोचिंग वाले हैं वो ट्रायंगल से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई हमें तो टाइम बचाना है एग्जाम में, आप कहीं से भी सॉल्व करें, इसलिए आपकी मर्जी। जो टॉपिक है कि हमारा प्लेन मिरर से कितने इमेज बनेंगे, तो देखो जब भी कोई दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड होंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है 360/θ। तो 360/θ जब आप निकालेंगे तो दो कंडीशन होती हैं, अगर इसकी वैल्यू इवन आ रही है तो जो हमारे इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज, वो बनेंगे n-1, और इसकी वैल्यू अगर ऑड आएगी तो हमारी इमेज कितने बनेंगे, n, इसमें हमारे दो इमेज बनेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी प्लेन मिरर का हमें इमेज निकालना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में आप भी ध्यान रखना इवन और ऑड की कंडीशन। इवन में क्या होगा, एक कम इमेज बनेगी, अगर इसकी वैल्यू इवन आएगी। ऑड में क्या होगा, दो बनेंगे। देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है ये भी देखिए, ये दो आपको प्लेन मिरर दिए हैं, एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, ये दो प्लेन मिरर हैं। अब इस प्लेन मिरर में आप देखेंगे ये जो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मतलब ये जो पॉइंट है P है, और यहाँ से कह रहे हैं इसकी डिस्टेंस A है, ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 2A है। तो आप पूछा क्या जा रहा है कि जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी। देखिए प्लेन मिरर की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो सेम A दूरी पे इसका यहाँ पर भी इमेज बनाएगा, एक बन गया ये, ठीक है, और यही हमारा सेम दूरी पे यहाँ पे भी इमेज बना सकता है। ये मान लो I हमारा क्या हो गया, I1 हो गया, तो 2A पे ये भी बनाएगा। अच्छा, इसका इमेज हमारा यहाँ पे भी बन सकता है, जिसको हम क्या ले सकते हैं, I3 ले लो या I2 ले लो या I2 ले लो। फिर अगर ऐसा ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये A है और ये A है, ये भी A हो जाएगा तो ये भी A हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर आप देखें 2A ये हो जाएगी, 2A ये हो जाएगी। अब वैसे भी आप देख लो दो मिरर इंक्लाइंड कितने से हैं, 90 डिग्री से, तो n निकालेंगे, अगर n कितना हो जाएगा 360/90, तो 4, तो इवन आ रहा है तो 4 - 1 3 इमेज बनेंगे, और कहाँ पे बनेंगे, यहाँ बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। देखो कायदे से तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो आपका जो इमेज है इसमें
और इसमें ये डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगी, 2a आना चाहिए आंसर, लेकिन 2a कोई है नहीं, तो एग्जामिनर ने किसके बीच पूछा है, 1 और 3 के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a माइनस माइनस 2a मतलब माइनस माइनस प्लस 4a प्लस यहाँ हो जाएगा a माइनस माइनस a, तो ये 2a का स्क्वायर। तो सॉल्व करें 4 तो आ जाएगा, सॉल्व करके 4.6a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक हो गया। और क्या दिया है इसमें, कोई मिरर है और मिरर कौन सा है, कर्वेचर सी गिवन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपने पहले तो ये बना लिया, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, इसके बियॉन्ड रखा है, मतलब यहाँ पे रखा है। और आप सभी को पता होगा अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी, ये फोकस मान के चलते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर d1 डिस्टेंस c से ये है और ये d2 है, मतलब कहने का इनका ये है कि जो हमारा ये डिस्टेंस है कर्वेचर और ये इस इमेज की डिस्टेंस जो है, अगर ये d2 है और जो हमारा कर्वेचर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये वाली है, ये हमारी d1 है, तो इन दोनों में रिलेशन बताओ। अब देखिए, जो हमारा न्यूटन फॉर्मूला होता है किसी भी मिरर के लिए, वो कितना होता है, x इंटू वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर। मतलब x है हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, y है हमारी इमेज की डिस्टेंस, इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी f प्लस d1, क्योंकि यहाँ से पूरी जो डिस्टेंस होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, d1 होगी। और सेम यहाँ पे क्या दिया है, f माइनस d2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो f कितना आ जाएगा, d1 d2 अपॉन में d1 माइनस d2। तो आपको पता है r इक्वल टू क्या होता है, 2f, तो ये आंसर आ जाएगा 2d1 d2 और अपॉन में d1 माइनस d2। क्वेश्चन करने हैं आपको, जितना एक आइडिया लेना है कि यार कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कार बी है ओवरटेक कर रहा है अनदर कार ए को, मतलब बी वाली कार ए को ओवरटेक कर रही है और रिलेटिव स्पीड उनकी दे रखी है, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि हाउ फास्ट विल बी द इमेज ऑफ बी अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ इतना, फिटेड इतना, व्हेन कार इज 1.9 मीटर अवे फ्रॉम ए। तो यू दिया है आपको इनडायरेक्टली, माइनस का लेंगे 1.9 मीटर, या आप कह सकते हैं कि 190 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आगे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। f हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा हमारा +10, ठीक है। +10 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उसी में हम इसे रियर व्यू में यूज कर सकते हैं। अच्छा, f भी हो गया। अब देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया, मिरर के लिए मैंने आपको ये भी बताया। एक आप और ध्यान रखिए कि जब भी मैग्नीफिकेशन आएगा तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा, 10/10 माइनस 190, तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/20 आ जाएगा, ठीक है। 1/20 अप्रॉक्स क्या 1/20 रहेगा मैग्नीफिकेशन। अब देखो इसमें ना मूव वाली वेलोसिटी, जब सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं तो जो इमेज की वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीफिकेशन स्क्वायर के टाइम होता है। तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/20 का स्क्वायर, और इमेज की दी है आपको 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया पहला ऑप्शन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा वाला है, ये है भैया क्या कहते हैं आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला, जब आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन कई बार पूछी जाती है। देखिए अगर ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरी इंसिडेंट रे है जिसको मैं ए कह रहा हूँ, और ये एक नॉर्मल है एन, मान लो इसको हम सी कह लेते हैं, और ये इधर को गए ये बी हो गई, ये एंगल हमारा आई है, ये एंगल हमारा आर है। इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा रिफ्लेक्शन का वो होता है A-2, इसको हम प्रूव करेंगे कभी A.C और C वेक्टर। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C वाला, ठीक। आगे देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो एक बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये आपका क्या है, मिरर है,
ठीक है। और इस मिरर में ना होगा क्या, यहाँ पर एक सोर्स रख दिया जाएगा, ठीक। और इस सोर्स की डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी। और यहाँ से लेके यहाँ पर कहीं पर 2L डिस्टेंस पे एक क्या रख दी जाएगी, स्क्रीन रख दी जाएगी, ठीक है। तो आपसे कहेंगे कि इस रे का एक्सट्रीम पॉइंट की जो ये स्क्रीन है इसकी कितनी डिस्टेंस होगी जिससे पूरा इमेज इस पे बन जाए, ठीक है। या एक बंदे को अपनी इमेज बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करना पड़े। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए जब इसका हम इमेज बनाएंगे तो रे ऐसे जाएगी। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, ये पूरी डिस्टेंस हम डी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रे जाएगी तो फिर ये एक्सट्रीम पे ऐसे पहुंच जाएगी, ये पूरा एक्सट्रीम पे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और एक्सट्रीम पे जाने के बाद आप देखिए ये यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले बंदे को जो बैठा है यहाँ पे उसको क्या लगेगा, यहाँ से आ रही है रे। इस वाले को भी क्या लगेगा, यहाँ से आ रही है रे। तो इसकी भी जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि जितने पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है प्लेन मिरर में उतने ही में ही इमेज की डिस्टेंस भी होती है। मतलब U और V इक्वल होते हैं, इवन दोनों की हाइट भी इक्वल होती है। तो जब आप ये लगाएंगे, ये L हो गया, ये L हो गया, और इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, क्योंकि 2L है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि इस पूरे की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। आप देखिए जब भी आप इसको करेंगे, आप इसको मिला लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको भी ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर है इस पॉइंट से, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आप x एज्यूम कर लेते हैं, तो x नीचे भी हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा होगा तो कॉन्ग्रुएंसी से ये भी हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं, थीटा ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा लगाएंगे। एक बार आप इस वाले ट्रायंगल पर लगाएंगे पूरे पे, अगर इसको हम M कह दें, इसको A कह दें, O कह दें, तो ये MOS पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा tan थीटा इक्वल टू x/3l आ जाएगा इस बड़े वाले पे। और छोटे वाले ट्रायंगल पे लगाएंगे, छोटे वाले पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है ये आधी हो जाएगी, तो d/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पूरे पे लगाइए, ये कितना है, ये जो वैल्यू है L आ जाएगा। तो एक बार ये छोटे ट्रायंगल पे लगाया, इसको भी हम कुछ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ABS, तो एक ABS पे लगा देंगे, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल सेम होंगे, तो दोनों को हम कंपेयर करके x निकालेंगे, फिर उसका डबल कर लेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे। मान लो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है और इसकी पूरे की जो हमें हाइट दे रखी है या विड्थ दे रखी है वो 60 दे रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो सोर्स दिया है यहाँ पे, उस सोर्स की भी आपको 60 दे रखी है, ठीक है। ये 50 दिया है, ये आपको 50 दिया हुआ है और ये 60 दिया है। और यहाँ से स्क्रीन की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दिया है आपको 1.2 मीटर। ध्यान से देखें तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो कुल मिला के ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो देखो ये L है, तो यहाँ से फिर ये भी तो L हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन दिया है। तो जब ये हम रे बनाएंगे यहाँ से, तो पहला हमने A के भेजा, ये रे भेजी, दूसरी हमने ये रे भेजी, तो इनका इमेज कहाँ बनेगा, ऐसे, ये एक्सट्रीम पे बनेगा, इसका भी कहाँ बनेगा, ये वाले एक्सट्रीम पे बनेगा। और हमें लगेगा क्या कि ये कहाँ से बन के आ रही है, इधर कहीं से बन के आ रही है, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे है, तो अगर आप इसको मिलाएं ऐसे और एंगल बना दें, ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो छोटे वाले ट्रायंगल पे आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 50 है, ये 50 है तो 50 का आधा 25/60 हो जाएगा, क्योंकि इस पे लगाया। और दूसरे पे लगाओगे tan थीटा इक्वल टू, वो हमें पता नहीं है, तो x ओवर, देखो टोटल डिस्टेंस 60, 60 और 60, ये भी 60 रहेगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों को कंपेयर कर लो, तो 25/60 इक्वल टू x/180, इससे कट गया 3 टाइम, और 3 से ये x आ गया आपका 75, x 75 होगा। तो टोटल स्क्रीन की जो डिस्टेंस है 2x, 150 आपका आंसर होगा सेंटीमीटर में। और ये क्वेश्चन आज ही नहीं भैया, ये क्वेश्चन तो मतलब 3-4 सालों से पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 में करेंगे एक शॉर्ट स्ट्रेट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना था, ये ऐसे ही हो जाएगा आपका। करेंगे एक शॉर्ट आपका स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है आपको HO दे रखा है 100,
और कह रहे हैं कि लाई बिफोर द सेंट्रल एक्सिस, ये एब्सोल्यूट इतना एफ दिया है और इसका मॉड दिया है। मॉड मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे करें इमेज प्रोड्यूस, उसकी हाइट इतनी है। अब देखो इमेज की हाइट कम आ रही है, इमेज की हाइट कम एक ही केस में आती है जब हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। हम इसको कंफर्म करते हैं, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0.25, एक से कम। तो एक से कम जब होगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो कॉन्वेक्स पहला हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरा हो सकता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की एक कंडीशन होती है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और अपोजिट साइड बनाता है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन में रियल लिखा है तो ये नहीं हो सकता, वर्चुअल और अपोजिट साइड, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, कह रहे हैं कि क्या सही है भैया, फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ वो होती है कर्वेचर का आधा। अब देखो प्लस माइनस दोनों होती है, प्लस किसके लिए होती है, जिसका फोकल लेंथ राइट साइड में है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और पूछा किसके लिए है यहाँ पे, कॉन्वेक्स, तो प्लस वाला हो जाएगा। अगर वही माइनस किसके लिए होती, कॉनकेव के लिए, क्योंकि कॉनकेव का सेंटर लेफ्ट साइड, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, और साइन कन्वेंशन से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या होती है हमारी, वो होती है नेगेटिव। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में मेन चीज़ वही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब लाइट एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट एक मीडियम से 2 मीडियम में जाएगी तो हमारा रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे ये लाइट आई और ये हमारा थीटा एंगल था, ये हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, तो लाइट क्या करेगी, इस लाइट को जाना तो ऐसे था लेकिन लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो अवे भागती है। ठीक है, तो कहाँ जाती है, अवे जाती है। तो ये पहली केस तो आप ये ध्यान में रखना। अब दूसरा बात ये है कि रेयरर और डेंसर आप डेंसिटी से देख सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो n है ना भैया, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n की वैल्यू होती है c/v। c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और नीचे हो गया मीडियम। ठीक है, तो और ये किस पे डिपेंड कर लेगा, वेवलेंथ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अच्छा जी, आगे अगर आप इसमें चलें, अब जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्नेल साहब कहते हैं कि जो एंगल है, ये जो मैंने थीटा लिखा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस का जो रेशियो होगा वो आपका n2/n1 के इक्वल होगा, मतलब n2/1 होगा। जहाँ लाइट जहाँ जा रही है ना उसको पहले लिखते हैं 2 वाला, और जहाँ से आ रही है उसको बाद में लिखते हैं। तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा, आपसे पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन जब होगा तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जब भी भैया रिफ्रैक्शन होगा आपको ध्यान रखना है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि क्या सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा समझोगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक लाइट है एंटर फ्रॉम एयर टू गिवन मीडियम, तो एयर से जा रही है किसी मीडियम में जा रही है 45 डिग्री में। तो आप इसका सबसे पहले ना डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे होगा, ये एक हमारा मीडियम है मान लो, और ये 45 है, और ये कहाँ, ये ऊपर क्या है भैया, एयर है, और एयर से किसी मीडियम में जा रही है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। और करें आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो हमारा क्या हो रहा है, डेविएट हो रही है 15 एंगल, तो 15 एंगल डेविएट हो जाएगी, तो ये 45 है तो 15 एंगल थोड़ा क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, तो 15 ये चले गई। तो पूछ रहे हैं इसमें कि n क्या होगा। अब देखिए अभी भी हमने देखा जो रिफ्रैक्शन होता है, ये हमारा रिफ्रैक्शन की कहानी थी, इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है I-R। ठीक है, और स्नेल लॉ के इसको आप अगर ओपन करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ का I, और दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका R, इनका साइन के साथ इंटू करोगे तो हमारा प्रोडक्ट इक्वल आएगा। तो सेम यहाँ पे भी देखो आप, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखो I-R, तो I-R आपको डेविएशन एंगल दिया है 15 डिग्री और I दिया है 45, तो R निकल के आ जाएगा यहाँ से 30। अब आप लगा दीजिए पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल I, और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे का एंगल ऑफ R, ये तो 1 है, और साइन I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमें दी है 45 इक्वल टू n2 हमें नहीं पता, n ले लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा साइन के
साइन कितना हो जाएगा 30। तो इसको सॉल्व करिए, 145 1/2 √2 और n आ जाएगा √2 और n √2 मतलब 1.414 आ जाएगा। चलिए भैया, इतने सरल क्वेश्चन है इसके कि आप कहेंगे तो बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द XY प्लेन इज टेकन टू बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। आप देखो दोनों में XY प्लेन आपको बाउंड्री दे रखी है और कह रहे हैं M1 M2 दो मिरर है, Z ये है। अब देखो इसमें ना जो Z है, Z क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब Z परपेंडिकुलर है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। क्या कॉस ऑफ आई अगर आप लगाएंगे तो कॉस इनवर्स Z कंपोनेंट ओवर A का मॉड। तो जैसे आप इसको लगाएंगे, Z कंपोनेंट कितना है, Z कंपोनेंट है आपका 5 और इसका मॉड निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। थोड़ा सा वेक्टर यूज हुई है तो यहाँ से I निकल के आ जाएगा 60। I इसलिए यूज किया क्योंकि I क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल से I बनेगा। ठीक है, अब सेकंड में स्नेल सन लगाते हैं। पहले मिरर का N1 इंटू साइन ऑफ I इक्वल टू दूसरे मिरर का N2 और साइन आर, मतलब जो दूसरा मीडियम है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको लगाओ, इससे थोड़ा आपका टाइम बचेगा। जैसे पहले का मीडियम क्या है, N1 है, इसके साथ साइन आई का इंटू, दूसरे का क्या है N2, इसके साथ साइन आर का इंटू इक्वल होता है। इसी का फॉर्म ये भी है, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे हमने ये सब किया, इसके बाद क्या होगा, सॉल्व कर दो। N1 दिया है √2 और ये हो गया साइन 60 इक्वल टू N2 √3 और साइन आर हमें शायद निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे √3 और ये आ जाएगा आर आ जाएगा 45। ठीक है, आर जैसे 45 आएगा तो आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ दोनों का क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तो I माइनस आर और 60 माइनस 45 15 डिग्री, खत्म कहानी। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कई बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है जो आपकी लाइट की बेंडिंग नेचर को और इनको सब समझाता है, जिसकी वैल्यू क्या है C/V। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होती। लेकिन आप ध्यान में रखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के ऐसे 1/λ डिपेंड करती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने EM वेव पढ़ा होगा, EM वेव के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिलेटिव परमिटिबिलिटी जो होती है उसका और रिलेटिव परमिबिलिटी का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड अब अगले क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहे हैं कि एक लाइट है, अब देखो आपसे कह रहे हैं V2 है, सेकंड मीडियम में जा रही है, तो हमें सेकंड मीडियम का क्या निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ2 R2 जो लगेगा वो सेकंड का लगेगा। सेकंड मीडियम में कितना दिया है 1 × 9, तो जैसे आप इसमें 1 × 9 करेंगे तो 1 × 9 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको स्पीड भी सेकंड मीडियम की चाहिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/n हो जाएगा। C की वैल्यू तो आप सभी को पता है 3 × 10⁸ और नीचे 3, तो 10⁸ इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कंसिडर्ड अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ एयर इज इंसिडेंट टू मीडियम इतना एंड ये रूट पूरा है। आगे कह रहे हैं इंसिडेंट इज ट्वाइस ऑफ इतना, तो एंगल ही बताओ। मतलब कहानी क्या है कि आपकी ये रे आई, ठीक है, और ये नॉर्मल है और ये ऐसे चले गई। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले वाले का वो एयर है, दूसरे वाले का क्या है √2n है। अब ये कह रहे हैं ये और इन एंगल का रिलेशन दिया है कि अगर ये एंगल I है तो दूसरा I/2 हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा R की वैल्यू है वो क्या है 2, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ मैं, जो हमारा I और R में रिलेशन है वो क्या है 2 टाइम R है। तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे। स्नेल्स लॉ लगा दो, तो N1 पहले वाला जो हमारे N1 है N1 और ये दूसरा वाला N2 है, तो N1 इंटू साइन I इक्वल टू N2 इंटू साइन R। N1 कितना हो जाएगा 1 और साइन I तो हमें पता है नहीं, इक्वल टू N2 कितना हो जाएगा √2n और साइन I/2, ये होगा। अब देखो आप मैथ्स से जी चुरा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चुरा सकते हैं भैया, देखो उन्होंने ना फॉर्मूला यूज कर दिया। आपने साइन 2θ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो साइन हाफ एंगल जो आपने पढ़ा होता है वो ये होता है sin θ/2 cos θ/2। ये आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप कर पाओगे। तो 2 टाइम sin I/2 cos I/2 इक्वल टू √2n और ये हो जाएगा sin I/2। तो sin I/2 से I/2 मर गया, तो cos I/2 कितना आ जाएगा, cos I/2 आ जाएगा √n/2। ठीक है, अब हमें आंसर किसका निकालना है, I का। तो I कितना हो जाएगा cos इनवर्स √n/2 और ये 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम इतना इतना ही, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो रेशियो बताना है दोनों का। देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हम भी डिफरेंस की ही बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है सी वी, सी अपॉन वी, तो v क्या हो जाएगा c बाई एन, तो यही हम लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा c बाई एन ए माइनस सी बाई एन बी। तो देखो इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है इसकी वैल्यू भैया, इसकी वैल्यू दी है 2.6 इंटू 10⁻7, ये रही इसकी वैल्यू। कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, अच्छा इसमें से सी आप बाहर निकाल दो, तो एन ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी की दी है 1.47। अच्छा सी की भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, सी की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 10⁸ और 1/NA माइनस 1.47। यहाँ से आप इजीली NA निकाल सकते हैं। जब NA निकल जाएगा आपका, फिर NA/NB कर लीजिए, ठीक है, और रेशियो निकाल दो। आगे है अगला जो है हमारा, क्वेश्चन करने से पहले आप इसकी बातें समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगला है भैया लेटरल शिफ्ट। तो जैसे आपका कोई ग्लास सरफेस है, उसमें मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये आई है, मान लो ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर था, ठीक है, ये डेंसर था, तो डेंसर में बेंड हो गया, ये आपका आर हो गया। तो ये वाली जो रे है, जो पहली वाली रे है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, जो आपकी एक्चुअल रे है, जो आगे को बढ़नी चाहिए थी, उसको हम बोलते हैं, जो हमारी वहाँ से इंसिडेंट रे थी उसको, ये तो इंसिडेंट रे हो जाएगी जो ये वाली थी, इंसिडेंट रे। और जो हमारी लास्ट में यहाँ से ये रे निकल के आई, अगेन फिर इसका रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर और यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये रिफ्रैक्शन हुआ तो ये वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं, ये वाले को इमर्जेंट, ठीक है। और इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और देखिए अगर इसकी थिकनेस आपकी टी है, मोटाई, तो जो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कभी कभी लिखा आएगा, उसकी वैल्यू होती है थिकनेस इंटू साइन एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर, ठीक है। आगे देखिए इसका यूज मिलेगा आपको। क्वेश्चन 6 यही कह रहे हैं कि भैया एक रे है जो 60 एंगल पे गई, मतलब आई दिया है आपको, आई कितना दिया है 60 दिया है, और ग्लास स्लैब जो भी है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है √3। कह रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे इमर्ज आउट फ्रॉम द अदर पैरेलल फेज। देखो पैरेलल फेज तो लेटरल शिफ्ट दिया है, जो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू दी है 4√3 दी है। तो कह रहे हैं थिकनेस बताओ, तो भैया फॉर्मूला लगा देंगे, लेटरल शिफ्ट इक्वल टू टी साइन। तो डर बना रखा है भैया सबने कि यार ये ऑप्टिक्स बहुत टफ होती है। टफ नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें टफ नहीं होती है ना। अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो उसको अच्छे से छोड़िए, या उसमें से वो टॉपिक करके छोड़िए उसको जो आपको नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। आप उसमें वो टॉपिक नहीं छोड़िए जो बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। अब एग्जामिनर बार बार पूछे जा रहा है, आप उसको छोड़ रहे हो। आप देखो इसमें ना आपको आर नहीं दिया है, आई तो दिया है, आपको आर ने दिया है, तो आर निकालने के लिए आप एक बार स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या है, एयर से आ रहा है 1 इंटू साइन आई इक्वल टू √3, सेकेंड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तभी उन्होंने दिया है साइन आर। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन आई तो आपको दिया है, साइन आई दिया है आपको 60, तो साइन 60 इक्वल टू √3 साइन आर। ये हो जाएगा √3/2 कट गया, तो आर यहाँ से निकल के आएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन आर आ रहा है आपका हाफ। तो आई माइनस आर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई दिया है 60 और 60 माइनस 30 तो 30 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। अब तो बस वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू, ये टी की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 4√3, साइन 30 होता है हाफ, अगर इसकी वैल्यू आप देखें यह होता है हाफ, और कॉस 30 होता है √3/2, ये उधर जाएगा, तो टी आ जाएगा आपका 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस इन एयर फाउंड बाय कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो जब भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगा उसमें फॉर्मूला लगता है n2 - v n1/u इक्वल टू n2 - n1/r, ये आपका फॉर्मूला लगता है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है जो u 10 सेंटीमीटर बिहाइंड करें, तो आपको क्या दिया है, इमेज दिया है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड।
आगे कह रहे हैं इमेज इज रियल एंड एट 2/3 ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इतना, वेवलेंथ इनसाइड इतना। अच्छा, वेवलेंथ जो मीडियम की होती है वो होती है लैम्डा ओवर एन, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ से आप देखें तो उन्होंने कहा है एन हो जाएगा लैम्डा ओवर लैम्डा मीडियम, और वो कह रहे हैं 2/3 मतलब हो जाएगा 2/3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ से एन निकल जाएगा 1.5, ठीक। आगे और क्या दिया है, एयर और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अच्छा, आर की ही वैल्यू निकालनी है, तो रख दीजिए n2 जो है, n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां हमारा इमेज बन रहा है 1.5 ओवर v की वैल्यू कितनी है 10 माइनस n1 कितना है एयर, और एयर नीचे कितना है माइनस के 15, इन्होंने दिया है यहाँ पे 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, टू 2/3 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू n2 कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 ओवर r, और यहाँ से आप r निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसका एक डायग्राम भी बनाया है इन्होंने छोटा सा, आप देख लीजिए, डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये एक सरफेस दिया है, कॉनकेव सरफेस दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है, और ये आपका कर्वेचर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रीजन 2 है, और इस साइड को रीजन क्या है, फर्स्ट है। इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वो है 1.25, और इस साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.4। अब आपको क्या निकालना है इसमें, करें डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस। फॉर्मूला आना चाहिए n2 बाई वी माइनस, जहाँ इमेज बनेगी उसके नीचे उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों का डिफरेंस करके r। तो जैसी वैल्यू रखेंगे तो 1.4 में इमेज बनेगी इसकी, तो अपॉन में v माइनस 1.25 ओवर u, और u है आपका -40 इक्वल टू 1.4 माइनस 1.25 अपॉन में r, और r दिया है माइनस के 25 होगा साइन कन्वेंशन से। इसको सॉल्व करेंगे माइनस, ये इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आपका डी ऑप्शन निकल के आ रहा है, आप चेक करिएगा। आगे चलते हैं, आगे जो है वो है TIR। तो भैया 2 कंडीशन आपने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। मैं बहुत तेज चल रहा हूँ अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि दो साल के क्वेश्चन हैं इसमें, तो और ऑप्टिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग मैं आपको बताऊँ अगर तो 50 क्वेश्चन के आसपास हैं। अब देखो TIR क्या होता है, TIR क्या होता है कि जैसे मान लो TIR होने के लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है, एक तो लाइट डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होना मस्ट है। और जो आई है वो IC कब कहलाया जाता है, जब R हमारा 90 हो जाए, दैट मीन्स इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, आपकी ये लाइट है ये गई, आपने एक इसमें नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कर दिया, ठीक है, और ये आई है, तो मान लो आपकी लाइट इस रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे सरफेस में चले गई, मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो आप ये कह सकते हैं जो आपका आई है वो IC से छोटा होगा। सेम अगर आपका ये एक रे भेजी आपने, और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद मान लो ये आपका आई जो है वो IC के ही बराबर हो गया, तो ये यहाँ पर एक फेनोमेना होती है, ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। और ये डेंसर मीडियम होना चाहिए, रेयरर होना चाहिए, ठीक। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। जो प्रिज्म में ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। तो इसमें अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ का 1 है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है क्रिटिकल एंगल का साइन IC इक्वल टू 1/n। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, और आपने एक रे ये भेजी, तो जैसे आपने ये रे भेजी तो रिफ्रैक्शन हुआ, तो जैसे ही वो हुआ रिफ्रैक्शन, और लेकिन ये आई रिफ्रैक्शन होने से पहले ये आई जो है क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया, तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसको हम TIR कहते हैं। इसका यूज आपने फाइबर ऑप्टिक्स में देखा होगा, एंडोस्कोपी में देखा होगा, साइनिंग ऑफ एयर बबल में देखा होगा, मिराज देखा होगा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। इवन डायमंड पसंद है, कुछ लड़कियां होंगी इसमें जिनको डायमंड पसंद है, तो डायमंड की जो स्पार्कलिंग होगी, जो चमकता है वो, उसमें TIR होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जो फाइबर ऑप्टिक्स चल रही है, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, उसमें हम TIR का यूज करते हैं। ये हमने 3 केस बनाए थे जो मैंने आपको बता दिए। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए TIR का कैसे आया है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम 2 मीडिया M1 M2 स्पीड इतना, दोनों की स्पीड दी है, तो क्रिटिकल एंगल बताओ। देखो मैंने अभी भी आपको बताया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल एक ही फॉर्मूला है,
साइन आई सी इक्वल टू, जो हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है वो होता है साइन आई सी इक्वल टू 1/n। अब दो मीडियम होंगे ना, एक से दूसरे में जा रहे हैं, तो हम क्या लिख देते हैं n21, और n21 को आप ब्रेक करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा n1/n2। इतना तो आपको क्लियर है। अब देखिए जब आप इन दोनों का देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, और इसका जो n होता है वो स्पीड के रिस्पेक्ट में आप n2/n1 जब निकालेंगे इसमें, अच्छा इसमें कहाँ से कहाँ जा रही है 1 से 2, तो इसमें आप क्या करोगे 1 2 करोगे ना, 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 पर 1 नीचे। और n2/n1 कैसे निकलेगा, n2/n1 आपका निकल जाएगा इन दोनों स्पीड का रेशियो। तो दोनों स्पीड का जब रेशियो निकालोगे, n की जो स्पीड होती है वो 1/v के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आ जाएगा 1.5/2 मतलब 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप n2/n1 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁸ ओवर 2 इंटू 10⁸। ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 कितना होता है 3/2, तो 3/4 आ जाएगा। तो अगर आप इसको ट्राइंगल से देखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये √7 हो जाएगा। तो आंसर में 3/4 साइन में तो नहीं था, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो कॉस जो है, कॉस में भी नहीं हो सकता जब साइन में नहीं है, तो अब इसमें tan में हो जाएगा, तो tan थीटा लगाएंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगेन फिर वही आ गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको स्पीड दे रखी है, ये A की स्पीड है और ये B की स्पीड है। तो कह रहे हैं कि लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम B टू A जा रहा है, तो टोटल TIR हो रहा है, मतलब तो TIR कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से बड़ा हो जाएगा। तो I IC से तभी बड़ा होगा तो TIR होगा। तो आपको क्या निकालना है IC, और IC का फॉर्मूला क्या बताया, साइन IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, B से A जा रही है, तो जहाँ जाती है उस हम कैसे लिखेंगे B to A, मतलब इसको लिख देंगे NA/NB। ठीक है, NA/NB। तो जब ये आप लिखोगे तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है C/V, अभी भी बताया मैंने आपको। तो NA/NB क्या हो जाएगा, C से C कट जाएगा, तो ये हो जाएगा VB/VA। ये तो होगा, तो VB और VA की वैल्यू दी है, दोनों को डिवाइड करोगे, अगेन 3/4 आ गया, तो ये 3/4 आ गया। जो 3/4 आ जाएगा तो IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 3/4 आ जाएगी। तो ये IC की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, तो I क्या होगा, साइन इनवर्स 3/4 से बड़ा होगा। आगे है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लाइनें बनाई हैं, और इससे ना कई बार क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक जो है ये कोई नए टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक आपके पुराने टॉपिक हैं, और ये हम पढ़ते हैं जब पढ़ाते हैं, वो है विजन या फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। जो फिश है आपकी, आप देखते होंगे जो इक्वेटिव हमारी लाइफ है या फिश है, वो उसका जो विजन है, ठीक है, इसको आप लिखिए, इसकी हेडिंग फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। देखो जो आपकी मछली है उसकी जब आप देखते हो ना, ये आँख है, मान लो यहाँ पर एक आँख है यहाँ पे, तो वो पूरा अपना जो होल वर्ल्ड है वो देख सकती है यूजिंग TIR। तो करता क्या है, फिश हमारी करती क्या है, वो एक रे ऐसे भेजती है, ये एक रे भेजी, ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल अगर हम देखें, अगर ये हमारा नॉर्मल है, तो अगर ये एंगल I जो है हमारा IC के बराबर हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी। सेम अगर वो इस साइड को देखे तो ये भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये हाइट हमारी h है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट h है, ये जो हाइट है, तो जो ये एरिया बना ना, ये सर्कुलर जो एरिया बना, इसके जरिए वो पूरा अपने आसपास देख लेती है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो इस टाइप का फिगर बनता है। तो अगर ये IC है, आप देखिए अगर ये IC एंगल है या ये IC एंगल है, और ये रे गई हमारी ऐसे ऐसे और ये ऐसे निकल गई, ठीक है, तो जो ये हमारा सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस जो होगा πr², अगर इसकी रेडियस r है तो πr² तो है, लेकिन r कैसे निकलेगा, यहाँ पर tan थीटा लगा दें, तो tan IC क्या हो जाएगा, tan IC हो जाएगा आपका r रेडियस ओवर h, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा h tan IC, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें। तो r की वैल्यू तो ये हो गई, r की वैल्यू जैसे आपने निकाली तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा πr²।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, इसके लिए ये सारी कहानियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें सेम क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे स्मॉल बल्ब दिया है एक, जो आपका कहाँ पर है, बॉटम ऑफ अ टैंक है। कह रहे हैं कि इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना होता है, 4/3। इतना होता है भैया 4/3। तो कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच, पूरा देखते हैं वो ये है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वो लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, πr², और जो हमारा r है वो क्या हो जाएगा, H10IC। ये कर सकते हैं भैया। तो आप देखिए वहाँ पर अगर आप ये रूल लगाएं तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल निकाल लो पहले। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin IC। ठीक है, और जो IC है, sin IC जो है हमारी, उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, 3/4 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी दी है, 4/3। तो sin IC से tan IC निकाल लो, अभी भी हमने निकाला था ये, sin IC से tan IC निकालो। ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √7 आ जाएगा। तो यहाँ से tan IC कितना आ जाएगा, tan IC आ जाएगा 3√7। बस अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। पाई हाइट की वैल्यू कितनी दी है, हाइट दिया है आपको √7, मतलब डेप्थ √7, और tan IC कितना है, 3√7, और इसका क्या है भैया, स्क्वायर है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 3 जा 9, तो 9 पाई इसका आंसर। तो x कितना आ जाएगा, 9। अच्छा जी भैया, फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ कह रहे हैं कि लाइट ट्रेवलिंग इन अ लीनियर मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है आपको, और क्वेश्चन कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल इतना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द टोटल इंटेंसिटी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक सेम डायरेक्शन विल बी। देखो इस क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है कि TIR कब होगा, और मैं आपको बता दूं TIR जो आपका है, पहले तो आप n निकालो। n का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, μr और ER। तो μr की वैल्यू दी है 4 × 1, तो ये तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कहानी जब शुरू करेंगे, देखो रिफ्लेक्शन कब होगा, टोटली कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब TIR हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा होगा, ये तो होगा। तो आप साइन और क्रिटिकल की वैल्यू निकालो, sin IC इक्वल टू 1/n, और ये कितना है 1/2। तो यहाँ से IC कितना आ जाएगा, IC आ जाएगा आपका 30 डिग्री, मतलब 30 से जब ज़्यादा होगा तभी होगा। तो 10 तो छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, 60 आंसर हो गया। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, और ये एंगल आपको दिया है थीटा, ये एक रे आई थीटा है, और उसके बाद ये वाला एंगल आपको दिया है थीटा डैश, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाला भी दिया है थीटा डैश। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और जो रे ऑफ लाइट है वो जिस मीडियम में जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो है 4/3। ठीक, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके बाद द मैक्सिमम, आगे द लाइट रे सफर TIR एट द एडजेसेंट सरफेस इज सोन एंड द मैक्सिमम एंगल थीटा, द मैक्सिमम एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू, जो ये थीटा दिया है आपको, जो ये इनिशियल एंगल दिया है ये वाला, ये कितना होना चाहिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपको एंगल पूछ रहे हैं कौन सा वाला, थीटा वाला, जो पहले सरफेस से बना हुआ है। ठीक है जी, ये वाला जो एंगल है, इसको अच्छे से बना देता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला एंगल जो है ये पूछ रहे हैं कि ये थीटा कितना है। ठीक है, ये थीटा डैश दिया है, और ये भी थीटा, ये थीटा डबल डैश दिया है, दोनों अलग अलग दिए हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है, और लाइट रे फिर ऐसे चले गई। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन नॉर्मल को मिलाएंगे अगर, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए अगर मैक्सिमम एंगल थीटा आपको निकालना है, अगर इस पॉइंट को हम A एज्यूम कर लेते हैं, इसको B एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर आपको मैक्सिमम एंगल निकालना है, और मैक्सिमम एंगल कहाँ पर, ये B का निकालो पहले, तो B पर निकालेंगे तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे, 4/3 sin थीटा डबल डैश, और दूसरा कितना हो जाएगा 1 × sin 90। तो यहाँ से थीटा डबल डैश आपका आ जाएगा sin इनवर्स 3/4। ये तो आपका थीटा डैश है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में देखिए जो थीटा 1 डैश है वो 90 माइनस थीटा डबल डैश है, तो 90 माइनस थीटा डबल डैश है, तो ए पॉइंट पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर तो एयर है, 1 × sin थीटा
इक्वल टू 4/3 साइन थीटा डैश हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये आई है और ये आर है। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 साइन, और ये डैश की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस थीटा डबल डैश। तो ये कॉस्ट, ये कितना आ जाएगा कॉस्ट थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू 4/3 कॉस्ट थीटा डबल डैश, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ये कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद हमने ये कैलकुलेट करा, फिर हमने ये लगाया, फिर हमने ये करा। अब ये क्वेश्चन लेंदी है, टफ नहीं है। अब ये हमारा जो थीटा है, थीटा कितना है कॉस इनवर्स 3/4। अगर आप इसको साइन में, इसको कॉस में चेंज करें तो कितना आ जाएगा √7/4। अभी भी हमने 3, 4 और √7 का ट्राइंगल देखा है, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। आंसर के हिसाब से हम बात करेंगे तो हमारा ये जो कॉस इनवर्स फोर्स है ये वाला, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, थीटा डबल डैश पे। तो कॉस से कॉस मर गया तो कितना आ जाएगा √7/4, और 4 से 4 कट गया तो आंसर आ जाएगा √7/3। तो थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स √7/3। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डाल दी, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन 6 है, अगेन फिर वही आ गया, एक रे ऑफ लाइट है, उसकी वेवलेंथ दी है, इंसिडेंट इतने पे 30 पे, डायमंड और इस पे है। देखो डायमंड का चमकना भी TIR है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है साइन IC इक्वल टू कितना होगा 1/n होगा, और डायमंड का 1/242 आता है। इसको सॉल्व करेंगे 1/242 कितना आएगा 0.4। मतलब जो IC की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, लगभग 30 से कम आएगी, ये मान के चलो। क्यों, क्योंकि जो साइन 30 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0.5, और इसकी कितनी आ रही है 0.4। तो जब ये हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें कि जो हमारा आई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आपकी 30 से भी कम आ रही है। 0.4 मतलब 30 से स्लाइटली कम आएगी। तो आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन अब आपको ऑप्शन से देखना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आई जो है वो क्या है, आई जो है, आई कितना दिया है 30 दिया है, तो ये IC से तो ज़्यादा है। फिर क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है 30 से कम, आई ज़्यादा हो गया, आई ज़्यादा होगा तो TIR होगा। और इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि एंगल और रिफ्रैक्शन तो इन्होंने गलत दिया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, रिफ्रैक्शन नहीं पॉसिबल होगा, यहाँ पे TIR होगा। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, ये भी डायग्राम दिया है, ये एंगल आपको I दिया है और ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल आपको R दिया है और ये वाला एंगल आपको R1 दिया है। तो पूछ रहे हैं R डैश दिया है, सॉरी ये वाला, तो इसमें पूछ रहे हैं कि देन द क्रिटिकल एंगल कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप एक लाइन पे बनने वाले एंगल को जानते हो कि 180 होता है, तो R प्लस R डैश प्लस 90 जो नॉर्मल का एंगल है वो 180 होगा। तो यहाँ से R डैश कितना आ जाएगा 90 माइनस I हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, ये R निकल के आया। अब देखो इसका अगर I1 है, N1 है, इसका N2 है, तो N1 स्नेल्स लॉ लगाएं अगर, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R डैश अगर लगाएं तो ये क्या हो जाएगा N2 साइन 90 माइनस I, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो N1 साइन I इक्वल टू N2 कॉस I, ठीक है। सॉल्व करिए तो आ जाएगा आपका जो हमारा 10I की वैल्यू आ जाएगी, 10I यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा N2/N1, ठीक है। तो N2/N1 10I आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता है कि साइन IC इक्वल टू N2/N1 होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन IC के, तो IC क्या हो जाएगा 10 इनवर्स I। और ये तो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा इस वाले में I से I आ रहा है ना I, तो हाँ IC इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स I, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पहली बार इस टाइप के पूछे गए थे। तो जब आप रे ऑप्टिक्स छोड़ ही रहे ना, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ये चीज़ें मत छोड़ें, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना अब ऑप्शन में आई नहीं है, देखो अगर आप देखें तो ऑप्शन में आई नहीं है, तो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आपको पता है कि I इक्वल टू R होता है ना, तो इसलिए हमारा R वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो लेंस के क्वेश्चन है, और लेंस को कौन नहीं जानता, और लेंस में सबसे पहले अगर लेंस आया है तो लेंस मेकर फॉर्मूला आना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर होता है डबल कॉन्वेक्स के लिए
1/f इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और n2 n1 क्या है भैया, वो ये है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, इसका n1 है। ठीक है, क्वेश्चन से चलते हैं, ज़्यादा सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। कह रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन वही आ गया कि पावर निकालो, बाय कॉन्वेक्स कह रहे हैं। अच्छा, पावर दी है, कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, कर्वेचर भी दिया है, तो रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ सराउंडिंग निकालो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वही पूछ दिया। जो n21 है ये सराउंडिंग का हो गया, तो आपको सराउंडिंग का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, p इक्वल टू 1/f इक्वल टू n2 माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये n2 है और इधर n1 है, तो पावर कितनी दी है 1.25 इक्वल टू, अब देखो n21 को हम लिखते हैं n2 अपॉन में n1, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इस साइड की क्या हो जाएगी, इस साइड आपका r1 हो जाएगा, इस साइड आपका r2 हो जाएगा, तो r2 का माइनस के साथ रखोगे साइन कन्वेंशन में, और यहाँ पर जो फोकस होगा इसका ये पॉजिटिव होगा। तो बाई कॉन्वेक्स का मतलब है ये भी r दिया है और ये भी r दिया है, तो नहीं दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स कहता है दोनों सेम होते, दोनों की वैल्यू कितनी दी है 20 और 40, इसको आप किस में बदल लो, मीटर में, तो 20 हो जाएगा 0.2 प्लस 0.4। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा 1.25 इक्वल टू, और n2 की वैल्यू क्या है 1.5, ठीक है, 1.5 ओवर n1 माइनस 1, और इस पूरे को सॉल्व कर लो, यहाँ से n1 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। n1 इसका 4/3 निकल के आ रहा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला भी होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस दे रखी है, लेंस से शार्प इमेज बन रही है ऑन अ स्क्रीन, उसके बाद कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर पे था और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। ठीक है, आगे ही पूछ रहे हैं सच दैट फेस आ रही है, बाय व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट टू बी शिफ्टेड सो दैट शार्प इमेज फोकस ऑन दिस। तो सबसे पहले आप इसको लगाइए, f कितना दिया है आप वो देखिए, f आपको दिया है, इसमें जो आपकी फोकल लेंथ है वो दिया है, f कहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, सच दैट इमेज शार्प इमेज। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। ये बहुत जल्दी में आई भैया पीपीटी, तो इसलिए थोड़ा में क्या कहते हैं, मैंने कम जूम किया है इसको, ये हो गया क्वेश्चन, तो आपको f मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपसे कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, तो 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस से रखी हुई है, इसका शार्प इमेज जो फोकस हो रहा है स्क्रीन पे वो कितनी दूरी पे हो रहा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक हो गया, आगे कह रहे हैं कि ग्लास प्लेट ऑफ इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपने रख दिया, तो आपको दिया क्या है इसमें, पहले तो वो लिख लो, आपको इसमें दिया है u कितना दिया है -2.4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा दिक्कत आता है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और वैसे भी इन्होंने 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में दिया है, तो किसी में ले लो। ठीक है, तो 1/f यहाँ से निकालो, f नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, और इमेज जो बन रही है -240 हो जाएगा, u की डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f कितना आ जाएगा 240, 21/240। अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/f आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं, ये तो पहली कंडीशन है, इसके बाद अगर आप शिफ्ट करोगे इसको ग्लास प्लेट से, तो ग्लास प्लेट से जब शिफ्ट करते हैं ना, तो उसमें जो हमारा शिफ्ट आता है वो आता है नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, जिसे 1 - 1/n। ठीक है, n यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो शिफ्टिंग के केस में 1/1.5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना शिफ्ट आएगा जब आप उसको शिफ्ट करोगे। तो अब इसकी अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हो, ठीक है, या आप इसकी एक इमेज फिल्म पे बनाना चाह रहे हो, तो आपका जो हमारा इमेज की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी
जो नई V1 हो जाएगा हमारा, पहले में से हमको इतना माइनस करना पड़ेगा। तो इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35/3। तो ये तो इमेज हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि रिक्वायर पोजीशन बताइए, मतलब U बताइए। आपने F निकाल दिया, एक बार इसको आप दोबारा लगा दो। तो F की वैल्यू आप रख दो, F की वैल्यू हो जाएगी, इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 21/240 माइनस इक्वल टू 1/V की वैल्यू हो जाएगी 35/3, तो 3 ऊपर लिख लेते हैं, -1/U। तो आपको क्या निकालना है अब आपको U निकाल के इसमें रखना है। तो U निकाल दीजिए, U जो निकालेंगे तो आ रहा है 560, मतलब 5.6 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई लेंस है, ठीक है, और उस लेंस को आप कट कर दिया। एक पॉलिश वाला भी आता है, पहले आप कटिंग वाला देखिए। तो कटिंग में क्या है, मान लो ये एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों पे ये लगेगा। मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपने इसको कट कर दिया, और कट कैसे किया, एक बार आपने इसको ऐसे कट किया, मतलब 2 पार्ट में इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। तो जब आप 2 पार्ट में इसको कट कर लेंगे, अगर इसके और पहले फोकस F था और पावर P थी, तो ऐसे कटिंग में इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोनों की डबल हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ना कट करके ऐसे कट करते हो, ऐसे कट करते हो, तो इस केस में जो इसकी फोकल लेंथ है वो रिमेन अनचेंज रहती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम उन्होंने ऐसे बना के दिया है, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, और इसमें 2 केस दिए हैं, ऐसे लेंस को ऐसे कट कर रखा है, 1 2 3, ठीक है। और इनके नाम भी दिए हैं इवन, ये L1 दिया है, ये L2 दिया है, और ये L3 दिया है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं चूज द करेक्ट वन। तो पावर बताइए। अब मैंने अभी भी आपको बताया, अभी अगर आप इसको देखें, मैंने आपको बताया था जब भी आप लेंस को बीच में से काटेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जब आप पहले वाले लेंस की निकालते हैं, L1 की निकालते हैं, अगर इसकी फोकल लेंथ क्या है आपकी, F है, पावर P है, तो इसकी भी फोकल लेंथ F ही रहेगी, पावर P रहेगी। तो L1 का इन्होंने क्या दिया है, L1 का हमारा क्या दिया है इसमें, पावर ऑफ L1, ठीक है, पावर ऑफ L1 यहाँ पे क्या है, ये तो P हो गया। अच्छा, दूसरी बात L2 की बात करें, जो हमारा L2 है, L2 और L3 एक ही हो गया आप दोनों, क्योंकि दोनों ऐसे भी काट दिए। तो L2 L3 में जो पावर होती है हमारी वो आधी आधी हो जाती है, P/2 P/2, ठीक है। तो ये P/2 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन कह रहे हैं कि कौन सा इसमें क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। अच्छा, तो इनकरेक्ट में पहला ही इनकरेक्ट है, इन्होंने पहला ही गलत दे दिया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और L1 की P हो जाएगी, ठीक है ना। और आप चाहें तो इसको इससे भी निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू लेंस मेकर फॉर्मूले से, ठीक है, इक्वल टू N-1 और 1/R1 माइनस 1/R2 से निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स की ज़्यादा केस है, इसमें एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है, हमने इन तीनों को कंबाइंड किया, चाहे ये कॉन्वेक्स हैं चाहे कॉन्केव है। हमें बात का ध्यान रखना है कि हमें फोकस जो है उसका, या फोकल लेंथ जो है हमारी, वो विद साइन रखनी है। एल्जेब्रिक सम होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। पावर भी एल्जेब्रिक सम होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है M1 इंटू M2 इंटू M3। अच्छा, अगर जैसे एक कॉन्वेक्स दे दिया F और एक कॉन्केव दे दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1/f इक्विवेलेंट निकालोगे तो विद साइन रखना है फोकल लेंथ। तो ये F अगर कॉन्वेक्स का है तो ये F कॉन्केव का है, तो ये 0 हो जाएगा, तो F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव, मतलब ऐसे हैं 1 और 2, कह रहे कि आइडेंटिकल को कांटेक्ट रखा है विद ईच अदर, ठीक है, एंड द स्पेस, जो इसमें स्पेस बचा ये वाला, इसको फिल्ड कर दिया है
एक लिक्विड से। अगर आप इस लिक्विड को फिल्ड करें और देखें ये वाला जो शेप है ये क्या बन जाएगा, फिर एक और लेंस जैसा बनेगा ये वाला, और ये लेंस क्या बन जाएगा, ये तो कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो जो बीच में आपने लिक्विड भरा है ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है तो इसकी भी f1 ही रहेगी, सेम ही कंडीशन है दोनों में। मान लो इसकी f2 है तो कह रहे हैं कि फोकल लेंथ कितनी होगी, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो आपको यही करना पड़ेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इसको 3 कर लो, चलो ये 3, क्योंकि f1 f2 बराबर है, वो हम अभी आगे बात कर लेंगे। अब हमें f1 और f2 निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ये होता है n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, बस निकाल दीजिए, इसमें है ही क्या। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, पहले के लिए निकालते हैं, चाहे आप f1 निकालो चाहे आप 1/f3 निकालो, दोनों सेम ही है, बाई कॉन्वेक्स ही है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n दिया है उन्होंने 1.5 माइनस 1 और 1/r1 और 1/r2, देखो दोनों r दिए हैं, तो 1/r माइनस 1/r हो जाएगा 2/r। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, कुछ निकल के आएगा। उसी तरह आप क्या निकालो, कॉनकेव के निकालो। तो जब आप 1/f2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू रखो 1.25, उस मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो हमारी यहाँ पे फोकल, ये जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्पेस है, टोटल डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, n तो आपको दिया है, और इसकी जो फोकल लेंथ है पहले वाले की, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 क्या है उनका, वो कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में, तो स्पेस को करें तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की बतानी है। तो जब कॉम्बिनेशन के आप निकालोगे तो कॉन्वेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कॉनकेव की बारी आएगी तो जो बीच में लिक्विड आपने फिल किया है, उस लिक्विड की जो डिस्टेंस, उसमें आपको आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वो आर क्या रखोगे, बताइए, वो आर आप क्या रखोगे, वो जो आर है वहाँ पे उसकी वैल्यू में हमारा, जैसे यहाँ पे हमने r1 r2 लिया, सेम वैसे ही वो भी होगा, ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, अच्छा इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या, 1/f1, f1 कुछ दिया तो नहीं था, अच्छा ये दिया है, तभी मैं कहूँ कुछ डेटा, ये f1 की वैल्यू दी है आपको 15 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है, अच्छा तभी ये थोड़ा सा वो हो रहा है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपको नहीं निकालना था, f1 नहीं निकालना था, आपको डायरेक्ट क्या निकालना था, यहाँ से कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन f1 और f2 आपको दिया है, मतलब 1/15 आपको दिया है, आपको निकालना पड़ेगा f2 का। ठीक है, तो 1/f2 जब आप निकालोगे तो 1/f2 कितना हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा, एक मिनट मुझे चेक करने दो ये क्वेश्चन, ये हाँ दिया था, ये फोकल लेंथ दी है ना 15, ठीक है। तो आप जब ये f1 वाला केस है, यहाँ से 1/f1 जब निकालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से r तो निकालना पड़ेगा, r हमें नहीं पता ना, तो हम पहले f1 का वैल्यू रखते हैं कॉन्वेक्स के लिए, तो 1/15 ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, और r की वैल्यू 2/r, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2, तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/15। तो जो डेटा आपको दिया है ना, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, r की वैल्यू 2 निकालेंगे। देखो अब ये r15 आ गया, ठीक है ना, तो आप जब सेकंड के लिए निकालेंगे, ये जो f2 की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.25 माइनस 1 और ब्रैकेट 1/1 और जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस 2/r हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब आप इस यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/r, ये हो गया, इसको आप डेसिमल में लिख लो तो 1.25 आ जाएगा 5/4, तो 5/4 में से 1 माइनस करोगे तो 1/4 इंटू माइनस 2/15, तो 2 से 2 कट गया, क्योंकि r तो उसका भी 15 ही रहेगा, तो इसका आ जाएगा -1/30, तो ये f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आएगा -10 F इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, या तो आपको f1 f2 नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में r दिया रहेगा, जिससे आप f1 और f2 निकाल पाओगे। अगर आपको यहाँ पर
F1 दिया है, इसका मतलब है आपको R देंगे, और इसका जो R होगा वो इसका भी R होगा, और इसका ऑब्वियस अपने आप ही वो R हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये रिलेशन तो आपको अब तक छप गया होगा दिमाग में। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि हैविंग फोकल लेंथ, मतलब u आपको दिया है अगर -f है। ठीक है, u अगर -f है, अच्छा f तो इसकी -f ही रहेगी, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस का होता है +v/u, तो आपको v निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर f आप इसमें रखेंगे तो v कितना आ जाएगा? -f/2। तो v की वैल्यू रख दो -f/2, और u की वैल्यू क्या रख दो? f से f कट गया तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? देखो, अच्छा इसमें डायग्राम भी बनाया है, ऐसे एक डायग्राम बनाया है, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे करके दिया है। ये n1 है और ये n2 है। तो कह रहे हैं कर्व सरफेस है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, n1 दिया है और ये n2 दिया है। कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एस सोन ये है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ ये। तो देखो पहले के लिए आप लगाओ, और प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि एक सरफेस आपका प्लेन हो जाया करता है, तो वो वाला आपका 0 हो जाएगा, तो 1/r हो जाएगा। और सेकंड के लिए लगाओ 1/f2 इक्वल टू n2 - n1, और ये हो जाएगा -1/r। ठीक है, दोनों को क्या कर दो? दोनों को आप डिवाइड कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको निकालना क्या है इसमें? फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आप एफ इक्विवेलेंट निकाल देंगे। ठीक है, या दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? n1 - n2/r आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए इमेज फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन आपको दिया है इसमें, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एक लेंस दिया है, और इसमें अभी ये कोएक्सियली मतलब इनके बीच में गैप भी दिया है। ये 3 लेंस दिए हैं आपको, और ये प्रिंसिपल एक्सिस दी है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो आपसे क्वेश्चन में सब दिया है 30। इसकी जो फोकल लेंथ दी है वो दी है आपको 10 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो दी है आपको -10 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच का गैप भी दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच का गैप दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करें कि फाइनल कहाँ बनेगा। देखो होता क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन लेंस के आपको आएंगे, तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा? वर्चुअल इमेज। जो पहले वाले का जो हमारी इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर हम इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है हमें नहीं पता, u है -30 और 1/10 हो गया, तो यहाँ से v निकल के आएगा 15। ठीक है, तो v 15 आ गया, तो सेकंड के लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का कितना है? 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। 15 - 5 10 आ जाएगा। तो अगेन फिर लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1 - v 1 - u इक्वल टू 1/f। 1/v जो बनेगा इस केस में 1 कर लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है, तो 1/u1 इक्वल टू ये हो जाएगा, u की वैल्यू तो रख दो 10, और इसकी भी वैल्यू कितनी है? 10 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा v यहाँ पे इन्फिनिटी, और v इन्फिनिटी आएगा। इसमें से कुछ भी कम करो तो इन्फिनिटी आएगा। तो लास्ट में जो इसके लिए आप लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, तो v कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, v कितना आएगा? अगर आप इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी रख देंगे तो v कितना आएगा? 30 आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे? अच्छा, ये गलत है। ये 20 है, 20 ये 20 है, तो लास्ट ऑप्शन में फिर ये 20 आ जाएगा। जो दूसरे का हमारा इमेज है ना, वो पहले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिससे क्या होगा? जो इमेज है हमारी वो कैसी बनेगी? फिर दूसरे के लिए उसमें गैप माइनस करके आपके लिए u मिल जाएगा, फिर v निकालोगे फिर u मिल जाएगा। अच्छा, 8 क्वेश्चन सबसे अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि थिकनेस दे रखी है, मतलब एक ऐसा स्पेयर है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, और ये मान लो ये इसकी रेडियस है, ये आपकी क्या है? रेडियस है। ठीक, और यहाँ पर जो आपकी इसकी थिकनेस दे रखी है वो ये t दे रखी है, और ये r दे रखी है।
तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें, आपसे पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ बताओ। अब देखो फॉर्मूला तो फोकल लेंथ का वही होता है ना, 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। लेकिन हमें आर ही नहीं पता। अब देखो ये जो लेंस है ना, ये वाला पार्ट अगर आप देखें, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो R2 है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, n-1 ओवर R1 मतलब R। तो आपको R निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो R कैसे निकालेंगे, आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, R² इक्वल टू R² प्लस R माइनस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, R होगी। तो जब आप इस पे लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, ओपन करने के बाद हो जाएगा R² इक्वल टू R² प्लस R² प्लस T² माइनस 2RT। अब देखो T तो थिकनेस है, बहुत कम लेंथ है, तो इसको हम अवॉइड कर दें, R से R कट गया, तो R से R कट जाएगा, तो हमारी जो ये वाला R है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R² ओवर 2T, ये हमारा R आ गया। तो जैसे ही R की वैल्यू आई, अब ये जो R है ना यहाँ रख दो, तो यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगा n-1 ओवर R² ओवर 2T। बस अब जो डेटा दिया है आपको डेटा पुट कर दो। जैसे ही डेटा पुट करेंगे, जैसे ही आप इसमें डेटा पुट करेंगे, F निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन ना ऑप्टिक्स में बहुत रिपीट हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन 9 ऐसा है, आप ऐसी कर लोगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं 1.4 है, फोकल लेंथ बताइए अगर उसको सेम मीडियम में रख दें। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, अगर लेंस और उसके सराउंडिंग का मीडियम सेम हो जाएगा तो 1/f 0 हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं सेम साइज इमेज आर फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस इतना एट या इतना फ्रॉम ये। तो देखो सेम साइज मतलब मैग्निफिकेशन, और यहाँ पर लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का v/u, या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले केस में 20 और 10 दे रहे हैं फ्रॉम द लेंस, तो अगर हम +m लेते हैं, हमें पता नहीं है रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो अगर हम रियल और वर्चुअल की अलग अलग कंडीशन बनाते हैं, m और ये हो गया f, 20 + f, दो कंडीशन बनाए, दो इन्होंने दिए थे, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, -1 इक्वल टू f माइनस 20 और f माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो f कितना आ जाएगा, 30 इक्वल टू 2f, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, कह रहे हैं कि इन एक्सपेरिमेंट विथ कॉन्वेक्स लेंस, एक एक्सपेरिमेंट किया, इमेज डिस्टेंस और ये मेजर की गई इतनी होती है, क्या v' इक्वल टू 2 to 5। तो न्यूटन फॉर्मूला अगर आप लेंस के लिए लगा दें, अभी हमने मिरर के लिए भी लगाया था, तो होता है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू f², दोनों को कंपेयर करें तो f कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया है और इसमें कट दिए हैं, ये पॉइंट B दिया है और ये पॉइंट आपको A दिया है, और 1/V, और ये ग्राफ आपका किसके बीच में है, 1/u, और किसके लिए है ग्राफ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अच्छा ये डेटा भी दिया है 0.10, और यहाँ पे जो डेटा है वो भी दिया है 0.10, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि R निकालिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। अब देखो 1/u दिया है आपको पॉइंट B पे -0.10, और 1/v दिया है आपको 0, कहाँ पर, B पर। तो B पर अगर ये दिया है तो आप यहाँ से u निकाल सकते हैं, u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -10, और v कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और लेंस का फॉर्मूला अभी आपने कितनी बार कर लिया है, लेंस में का फॉर्मूला, तो वो लगा दीजिए। अब r यहाँ पे दोनों क्या है, R1 R2, तो दोनों सेम है, तो r और r ये हो जाएगा +1/r, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू n-1 2/r। अब इसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो वैल्यू f की वैल्यू 1/f की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। 1/f की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, लेंस फॉर्मूले से, 1/u 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू रखोगे, जितने u है उतना ही 1/f हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। और ये आपको दिया है 1.5, यहाँ से आप r निकाल लेंगे, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है वो है लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन, दो क्वेश्चन इसके भी आए हैं, देखते हैं। अब लेंस मेकर से क्वेश्चन तो कम ही आए हैं, तो बच्चों घबराइए मत, क्योंकि अब देखिए सब कुछ आसान नहीं होगा ना जिंदगी में, कुछ तो टफ रहेगा ही रहेगा, तो आपको फेस करना है, फेस करिए।
आप जब पेपर में बैठते हैं आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे, तो 75/75 करने वाले कितने लोग हैं आप ये देखिए ना। तो उन्होंने भी तो मेहनत करी है, वो भी तो इसी प्लेनेट से आते हैं। अरे आपके अगर 75 में से 75 सही नहीं भी हुए तो 70 होंगे, 60 होंगे, आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, समझ रहे हैं ना। तो आपका काम है मेहनत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको इसका भी डायग्राम बनाया हुआ है और कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और कह रहे हैं इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 है, इसको प्लेस किया गया है कॉन्वेक्स मिरर के, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक हो गया भाई साहब। कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर इज 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रख दिया है आपने, ये कितना है, ये है 60 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन कोइंसाइड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो जो इमेज बन रही है वो कोइंसाइड कर रही है किससे, ऑब्जेक्ट के, उससे। तो फोकल लेंथ बताइए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ हमें दी है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 20 दी है। पहले आप ये देखिए कि इसका मिरर के अब्सेंस में कहाँ पर इमेज बनेगा। तो भैया मिरर फॉर्मूला जिंदाबाद, 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो f की वैल्यू आप रखिए, f की वैल्यू कितनी है 20, तो 1/20 कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, और ये हो जाएगा u 1/60, और माइनस इसलिए आया क्योंकि साइन कन्वेंशन की वजह से आ गया, 60 20 60, और ये आ जाएगा v आ जाएगा यहाँ से 30। तो कहने का मतलब ये है, ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पर कहीं पर अगर ये 20 है तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। अगर आप यहाँ से एक रे भेजें तो वो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और लिखी है कि ऑब्जेक्ट प्ले इतना इतना, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ इतना, कोइंसाइड इतना, डिस्टेंस बिटवीन इतना, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्ले इतना, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन कोइंसाइड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो इसकी मीनिंग है क्या, जो फाइनल इमेज है वो हमारी फॉर्म्ड हो रही है अगर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ में आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रे है शुड मीट द मिरर परपेंडिकुलरली, और ये आप कह सकते हैं जो इमेज बाय लेंस है वो कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। अच्छा जी, तो फोकल लेंथ आपको निकालनी है मिरर की, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वैसी है, कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका डायग्राम बना है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये कॉन्वेक्स है और ये आपको एक मिरर दिया है, ये आपका एक मिरर है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। क्वेश्चन में ये भी लिखा है जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हमारा मिरर हमारा नहीं है तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, और जब मिरर है तो हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, फाइनल इमेज I1 पे बन रहा है इन केस ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ मिरर। अब इस क्वेश्चन में भी कह रहे हैं आपको ये सब कुछ डेटा दिया है, कह रहे थे इमेज कोइंसाइड ऑब्जेक्ट। देखो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, इमेज कोइंसाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट से व्हेन मिरर रिमूव, तो रियल और इन्वर्टेड ये, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कितनी होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में आप देखिए ये कितनी दी है आपको, ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और अब जो फाइनल इमेज है ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये कहाँ पर बनेगी, तो देखो कोइंसाइड कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ मिरर की 50 दी है, 15 दी है, तो कहाँ पर कोइंसाइड होगा, 30 पे होगा। तो अगर ये इमेज यहाँ पे बन रहा है तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट अगर कोइंसाइड हो रही है इमेज के तो लाइट आपके परपेंडिकुलरली पास होगी और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर क्या हो जाएगी, मीट करेगी। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस में प्लेस करा जाए, तो भैया सब डिस्टेंस ऐड ही तो करनी है, 12 + 8 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 30, तो ऐड कर दीजिए तो 50 आंसर आ गया। 2 ही क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखिएगा, एक ही टॉपिक के हैं, आप कर सकते हैं। रेनबो का एक क्वेश्चन आया है कि रेनबो के लिए कौन सा सही है, तो रेनबो के लिए पहला ऑप्शन सही है,
ठीक है, इसको आप देखिएगा। अच्छा, रेनबो के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। क्या जो हमारे रेनबो है भैया, वो फॉर्म्ड होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड TIR इन ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और आप ये भी कह सकते हैं जो हमारा रेनबो है भैया, रेनबो में हम एक और चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे कि रेनबो साहब जो हैं, जो रेनबो बन रहे हैं, क्या पता यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आपको हर चीज़ के तैयार रहना है। इसमें हो तो तीनों चीज़ रही हैं, डिस्पर्जन भी हो रहा है, इसमें आपका रिफ्रैक्शन भी होगा और इसमें आपका TIR भी होगा। पहली बात तो रेनबो होते हैं दो तरह के, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में जो TIR होता है वो एक TIR होता है, और जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है वो आपका कितना होते हैं, दो रिफ्रैक्शन होते हैं। वही सेकेंडरी की बात करें तो जो रिफ्रैक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन आपके हो जाते हैं दो, और जो TIR होते हैं वो भी कितने होते हैं, दो। तो इसमें जो इनर मोस्ट आर्क होता है, जो इनर मोस्ट आर्क होगा भैया इस वाले में, वो होता है वॉयलेट कलर का, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट आर्क बनेगा इस रेनबो का, वो रेड कलर का होता है, और इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पहला रेड दूसरा वॉयलेट हो जाएगा। अच्छा, और बात करें, ये जो प्राइमरी रेनबो है ये ज़्यादा ब्राइट होता है, मोर ब्राइट देन सेकेंडरी, ठीक है। ये ब्राइट ज़्यादा होता है या ज़्यादा इंटेंस होता है, ये लेस ब्राइट होता है। आप कहोगे सर कुछ और, हाँ कुछ और। अगर आप ऑब्जर्वर की आई पर एंगल की बात करें तो प्राइमरी का जो एंगल होता है अकॉर्डिंग टू NCERT 41 डिग्री टू 43 डिग्री होता है, और यहाँ पर 51 डिग्री टू 54 डिग्री होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बताइए कि कलर कहाँ आएगा, तो मैंने बताया था आपको, ऑब्जर्वर जो बाहर की साइड देखेगा वो रेड देखेगा आउटर मोस्ट, और अंदर की तरफ वॉयलेट देखेगा। चलिए भगवान आपका भला करिए, प्रिज्म में चलते हैं फटाफट। तो प्रिज्म नाम का एक प्राणी ये भी आ गया। अच्छा, प्रिज्म आपने बहुत पढ़ा होगा, जैसे प्रिज्म है, हम एक ट्रायंगुलर शेप ले रहे हैं प्रिज्म का। इसमें जैसे ही आप एक लाइट भेजेंगे, ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये कोई मीडियम है, तो इसमें जो आपका नॉर्मल अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये एक नॉर्मल है, तो लाइट आपका रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे हो जाएगी थोड़ा सा, और उसके बाद सेकेंड नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो लाइट आपका रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी। अगर इन दोनों रे को आप मिलाते हैं, ऐसे ये मिलाते हैं, तो ये वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अगर ये एंगल I1 है, ये वाला जो एंगल है जो नॉर्मल के साथ हमारा बना है ये R1 है, और ये वाला एंगल R2 है, और ये वाला एंगल E है, ठीक है। और ये प्रिज्म एंगल है, तो इसमें कुछ रिलेशन है। जो प्रिज्म का एंगल होता है या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू होती है A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बाई 2, और दूसरा साइन A बाई 2। पहला फॉर्मूला जो आपको मेमोरी में सेट कर लीजिए अपना। दूसरा, जो एंगल A की वैल्यू होती है वो होती है R1 प्लस R2, और जो एंगल हमारा I प्लस E का सम होता है वो प्रिज्म एंगल A प्रिज्म एंगल है, और एंगल ऑफ डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसके सम के बराबर होता है। अच्छा, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल A बाई 2 आपका R हो जाएगा, इसमें R1 और R2 बराबर हो जाएंगे, और आपका I1 I2 I और E इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या इक्वल हो जाएंगे, I और E। तो इस केस में जो I की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, A प्लस डेल्टा M बाई 2। अगर एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो आपका जो डेविएशन का फॉर्मूला है वो n-1a हो जाएगा। इवन अगर इसका कोई ग्राफ पूछ ले डेल्टा और I के बीच में, तो वो ग्राफ ऐसे बनता है, और ये पॉइंट है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें दो प्रिज्म दिए हैं, और प्रिज्म में ये एंगल भी दिया है इन्होंने, ये 6 डिग्री का है, ठीक है। ये पहला प्रिज्म है, और इस वाले प्रिज्म में ये वाला एंगल, जो प्रिज्म का एंगल है ये वर्टेक्स पे, ये 5 डिग्री का है। कह रहे हैं इसमें ये दोनों सारी चीजें कंबाइन की हैं तो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है नो डिस्पर्जन। अगर एक में जो डिस्पर्जन होता है जिसको हम डेविएशन कह रहे हैं वो ये होता है, ए है हमारा प्रिज्म एंगल। तो अगर दोनों का निकालेंगे वो दोनों कोई भी डिस्पर्जन नहीं कर रहे हैं,
तो नेट कितना होगा इसका 0 होगा, मतलब पहले का अगर सिग्मा 1 है दूसरे का सिग्मा 2 है, दोनों का सम क्या होगा 0 होगा। तो दोनों केस पे आप लगाइए an-1 प्लस दूसरे पे भी लगाइए an-1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें वैल्यू रखिए, इसको a1 कर लीजिए, n1 कर लीजिए, a2 कर लीजिए, n2 कर लीजिए। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे 6 1.5 माइनस 1 प्लस इस वाले में जब आप देखेंगे इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल आ जाएगा -5 एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0। 1.5 और 1.55 है, 2 5 है इसमें। 1.55 माइनस 1 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व भी करना है आपको, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। इसकी वैल्यू आ गई 3 और इसकी वैल्यू आ गई -2.75, तो ये आ जाएगा 0.25। तो आप कह सकते हैं 10/10 नहीं 1/4 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पर इसमें क्या पूछा है, x/1/x, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये दिया गया है इन गिवन फिगर, अच्छा फिगर भी दिया है इसमें, ऐसे एक फिगर दिया है प्रिज्म का, ठीक है, और ये आपको कोई एक लिक्विड दिया है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, ठीक है। और इस प्रिज्म में जो हमारी रे है वो रे ऐसे बनाई है, ये रे आपको बनाई हुई है इसमें, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल हो गया और रे यहाँ से ग्रेजिंग होते हुए बाहर निकल जा रही है, ठीक है, और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, ग्लास का बना हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आपका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो x की वैल्यू निकालो। तो देखो जब ये लाइट इसमें आएगी ना, ये आपको कितना दिया है 60 डिग्री पे आएगी, ठीक। तो आप इस पर क्या करिए, कुछ नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो ये ग्लास है, ग्लास का कितना हो गया 1.5, प्रिज्म पे स्नेल्स लॉ लगेगा ही लगेगा, साइन आई की वैल्यू इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही है इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, ठीक है, इसका तो 1.5 है n1 का, तो ये हो जाएगा n इंटू साइन 90, क्योंकि ग्रेजिंग इमरजेंस में r क्या हो जाता है 90 हो जाता है, और 90 हो गया 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 आ जाएगा n। तो आप इसको कह सकते हैं n इक्वल टू अंडर के 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्या दिया है, लिक्विड है, √x/4 दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे कि रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इतना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है भैया, cot a/2। तो अभी भी हमने एक फॉर्मूला अभी किया था कुछ समय पहले कि n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 और साइन a/2। तो अगर आप इसको लगाते हैं n की वैल्यू क्या दे दी है cot a/2 इक्वल टू ऐसे आ जाएगा, और cot होता है cos बाई साइन होता है भैया, और ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2, और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें भी क्या हो गया साइन a/2, ये मर गए इससे। अब देखो ये cos है, 90 माइनस थीटा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू साइन, और ये पूरा समथिंग a प्लस डेल्टा m/2। तो साइन से साइन मर गया, तो ये बचेगा क्या 90 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। दोनों को कंपेयर करो, ये हो जाएगा 180 माइनस a इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। आपको निकालना क्या है मिनिमम डेविएशन, तो ये इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 2a आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी एक डायग्राम बना के दिया है, ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है, ये a है, ये b है और ये c है, ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा, और इवन ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन निकालो। देखो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, अभी भी हमने बताया था कि एंगल ऑफ इमरजेंसी आप देखेंगे तो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आती है 2 इंसिडेंट माइनस a। अभी भी हमने जब ये स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था आपको, ये वाले में जब i और e इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से जब आप डेल्टा m निकालेंगे तो डेल्टा m की वैल्यू जो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू है वो हो जाएगी 2i माइनस a। तो आप इसी को यूज कर रहे हैं इसमें, तो 2i माइनस a, तो ये a दिया है तो a इक्वल टू 2i माइनस a, तो a आ जाएगा आपका i।
ठीक है, जैसे ही ए आएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टाइम टेकन टू लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम पी, मतलब मिड पॉइंट टू ए, पी से ए में कितना टाइम लगेगा। आपका ए आ गया, तो यहाँ से आप क्या निकालिए, पहले एन निकालिए। तो एन इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू। और अब देखिए ये तो n है और आपको निकालनी क्या है, टाइम टेकन कितना होगा, और n की वैल्यू जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम आपका 2y माइनस ए, ठीक है ना। एन दिया है इन्होंने क्या, टाइम टेकन नहीं दिया है। अच्छा, प्रिज्म का एन नहीं दिया है आपको, तो आपको एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एन जब आ जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस a से p तक ओवर स्पीड। ठीक है, अब देखिए जब आप n कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन में जब n कैलकुलेट करते हैं तो a कितना आ रहा है, a आपका आ रहा है i बाई टू। ए कितना आ जा रहा है, i बाई टू, और i इन्होंने दिया है, कुछ दिया है, ए बी सी इतना इतना, ये जो ऑब्जेक्ट इतना था, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू प्रिज्म एंगल, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो प्रिज्म एंगल के इक्वल हो गया, मतलब ए आई के इक्वल हो गया, तो टाइम टेकन टू कितना होगा। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, ए प्लस डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी भी हमने निकाली थी, ये तो ए आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन ए ओवर साइन ए बाई टू हो जाएगा, साइन ए ओवर साइन ए बाई टू, और इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू 60, तो नीचे कितना आ जाएगा, साइन 60 ओवर साइन 30। ठीक है, साइन 60 ओवर साइन 30, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये c आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 ओवर √3। तो यहाँ से v निकल गया, v इसमें रख दोगे, ए पी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ए पी की वैल्यू a से p आप ये निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और इसमें फिर v की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से v पुट करने के बाद आपका निकल के आ जाएगा। अच्छा, आगे करें कि डेल्टा और इसमें एंगल बताओ। जो मैंने आपको बताया, मैंने इसका ग्राफ नहीं बनाया है, तो ये होता है, और ये आपका डेल्टा मिनिमम है, और ये आपका i इक्वल टू ई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं आपसे, और इसमें भी डायग्राम दिया है आपको, कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है वो ऐसे है। ठीक है, डायग्राम बस नाम के हैं, काम पूरा इसमें कैलकुलेशन का है, थोड़ा बहुत ऐसे करके है, और इसमें एंगल भी दिए हैं बकायदा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल 60 है, ठीक है, और ये एंगल 70 है, ये वाला एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल आपका 40 है, ये वाला आपका 20 है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि प्रिज्म है, इसका मीडियम n1 है, इसका n2 है, तो n1 n2 है जैसे फिगर में दिखाए गए हैं, और ये इनका रिलेशन है n1 का और n2 का। कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट विच रे इंसिडेंट एट एनी एंगल ऑन द इंटरफेस BC पासेस थ्रू विदाउट बेंडिंग एट द इंटरफेस विल बी। तो अगर कोई रे, जैसे मान लो ये एक रे है, ये बिना बेंडिंग के, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो BC में इंसिडेंट हुई और बेंडिंग नहीं हो रही, तो बेंडिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल है वहाँ पे, दोनों इक्वल होंगे, और इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब आप इक्वल करेंगे, इनकी वैल्यू दी है 1.5 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -14 ओवर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10 की पावर 14 ओवर लैम्डा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके लैम्डा आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या था, बेंडिंग नहीं हो रही, अगर आप डायग्राम नहीं भी देखते ना, बेंडिंग नहीं होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा, और सेम होगा तो लैम्डा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ए दिया है, कह रहे हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो अभी भी हमने कैलकुलेट किया था, जो n होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू अपॉन में साइन a बाई टू, और यहाँ पर n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको क्या दिया है, म्यू दिया है। ठीक है, अब देखो अगर आपको डेल्टा ये प्रिज्म एंगल के बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा, साइन और a प्लस a बाई टू अपॉन में साइन a बाई टू, तो ये हो जाएगा साइन 2a बाई टू, तो ऊपर आ जाएगा साइन a ओवर साइन a बाई टू।
बस ओपन कर दो इसको। ओपन जैसे ही करोगे क्या आ जाएगा, ऊपर इसको ओपन करके आ जाएगा 2 sin a/2 cos a/2 अपॉन में क्या हो जाएगा sin a/2। तो साइन से तो साइन कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos a/2। ठीक है, और इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos इनवर्स u/2। ठीक है, ये आपका म्यू यू था, इससे हमने फिर ये निकाल दिया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया है। और पता है ये 2021, 22, 23 में बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तो आप उनको अच्छे से इन फॉर्मूलों को देख लीजिए। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं देखो, एक रे ऑफ लाइट है पासिंग थ्रू प्रिज्म विद सफर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ R1 R2 बराबर हो जाते हैं, आई और इमरजेंस एंगल बराबर हो जाते हैं, प्रिज्म एंगल हमारा a/2r हो जाता है, और उस केस में ये डेल्टा m/2 हो जाता है। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये है और इट इज फाउंड एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट डबल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद इन द प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। सिंपल सी बात है, स्नेल्स लॉ लगा दो। पहले मीडियम में अगर एंगल इंसिडेंट है एयर में, दूसरे मीडियम में आपको √3 दिया है, तो साइन R1 हो गया। डायग्राम वही है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, ये और ये ऐसे जाएगी, तो ये I है और ये वाला R1 है, ये लग गया। तो जैसे आप लगाओगे और ये आपको दिया है कि प्रिज्म एंगल के बराबर है, प्रिज्म एंगल के बराबर होगा तो √3, और ये आपको दिया है कि इसका a/2 है, क्योंकि ये तो a/2 कहाँ से होता है, ये रिलेशन है। तो सॉल्व करिए 1/√3, और अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तो इसको आप ओपन करिए 2 sin a/2 cos a/2, और इधर क्या है आपका sin a/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या cos a/2 इक्वल टू √3/2, और √3/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब a/2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हम पहले बोर्ड वाले बच्चों को करवाते थे, अब तो भैया जेई का लेवल सोचो कितना कम हो गया है। 3 लाइट है, ठीक है, एक लाइट है ब्लू, एक लाइट है आपकी ग्रीन, एक लाइट है आपकी रेड। तो कह रहे हैं आपसे कि इनकी वेवलेंथ दी है 1 2 3, और कलर ऑफ लाइट जो है इमर्ज फ्रॉम द PR से सरफेस, तो इसको हमने P, ये R है, ये Q है। ठीक है, तो इससे जो इमर्ज होगी तो इस PR से कौन बाहर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होता है, ये तो सबका रटा रटाया है, इसका रेड आंसर सही है। क्योंकि होता क्या है, सेपरेट कौन होगा, जो TIR की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। समझ रहे हैं, तो हमारा कंडीशन ये है, जैसे आप इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालें, तो जैसे IC निकालें, IC आपकी तीनों के लिए अलग अलग निकलेगा। जैसे मान लो रेड के लिए निकालें, तो रेड के लिए आएगा 59.94 के आसपास, ये किसके लिए है, रेड के लिए है। और अगर आप IC निकालें ग्रीन के लिए, तो आता है 44 पॉइंट लगभग आता है। ठीक है, ये किसके लिए आता है, ग्रीन के लिए आता है। और अगर आप ब्लू के लिए निकालें क्रिटिकल एंगल, तो ब्लू के लिए आता है 42.15, ये किसके लिए आता है, ब्लू के लिए आता है। अभी जो तीनों है क्रिटिकल एंगल हमने किससे निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n से। ठीक है, तो अब ये तो आपको वहाँ पर बुद्धि होनी चाहिए। और जो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है ना, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है आपका, जो I होगा वो IC से ज़्यादा होना चाहिए, तभी TIR होगा। और ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42, तो जिसका जो हमारा यहाँ पर देखेंगे आप कि जिसका 42 से कम होगा वो सेपरेट हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो TIR होगा। तो रेड वाले का देखो, रेड वाले का ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो आपका सेपरेट TIR दिखाएगा। और ये वाला आपका ग्रेजिंग दिखा, ये सेपरेट हो जाएगा, मतलब जो रेड वाला है आपका यहाँ पे, वो यहाँ से इमर्जिंग निकल जाएगा। तो ब्लू वाला पास नहीं होगा, रेड वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा पास होगा, क्रिटिकल एंगल की जिसका 45 से ज़्यादा है वही यहाँ से निकल पाएगा। ठीक है, ग्लास का 45 ऐसे इन्होंने दिया है, 45 इन्होंने नहीं दिया है, तो 45 होता है वैसे ग्लास का ना, तो आप ध्यान रखिए। चलिए, तो 45 से अगर ज़्यादा होता तब क्या होगा, पास हो जाएगा, कम होगा तो अंदर को ही बेंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, अ डेविएशन ऑफ 2 डिग्रीज प्रोड्यूस इन येलो लाइट व्हेन अ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर एक्रोमेटिकली कंबाइंड।
टेकिंग डिस्पर्जिंग पावर इतना इतना एंड रिफ्रैक्टिव इतना इतना, तो रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, लेकिन प्रिज्म में ये आता है, आज नहीं पहले से ही आता है। तो दोनों की डिस्पर्जिंग पावर आपको दी है, ओमेगा 1 दिया है 0.02 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 और ओमेगा 2 आपको दिया है 0.03 और N2 आपको दिया है 1। तो जो एक्रोमेटिक कंडीशन है, ठीक है, ये डिफेक्ट है उसका लेंस का आपका, तो हम एक्रोमेटिक फ्री अगर करना चाह रहे हैं तो ये नेट 0 होगा और जो हमारा इसका डेविएशन है दोनों का कितना हो जाएगा, डेल्टा, दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसका वैल्यू होता है डिस्पर्जिंग पावर इनटू, जो ये हमारा एक्रोमेटिक की कंडीशन है उसमें ये डिस्पर्जिंग पावर इनटू क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा है डिस्पर्जिंग पावर और वह है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन दोनों का 1 का किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको नेट दिया है, नेट की वैल्यू दी है आपको कितनी, 2 डिग्री, और नेट की वैल्यू ऐसे होती क्या है अगर आप देखें तो वो होती है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए तो ये माइनस माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा 1 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा 1 डेल्टा 1 ओवर ओमेगा 2। ठीक है, और इक्वल टू दिया है आपको 2 डिग्री, कितना दिया है, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अच्छा जी, जब 2 डिग्री दिया है तो डेल्टा 1 इक्वल टू 1 माइनस, इसको आप देखिए जब ये कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 2 डिग्री। बस सॉल्व कर दीजिए, डेल्टा 1 आपको 6 दिया है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या था, अगर आप देखें आपको डेल्टा 1 ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेना था, इसके बाद डेल्टा 1 बाहर आ जाता, डेल्टा 1 जब बाहर आएगा, ठीक है, एक बार आप दोबारा ही कर लो इसको, शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये आपको कंडीशन दी है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में डेल्टा नेट आपका 0 हो गया। तो देखो डेल्टा नेट जब 0 होगा तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा 1 ओमेगा 2 या डेल्टा 1 ओमेगा 1 डेल्टा 1 ओवर ओमेगा 2 इक्वल टू 2 डिग्री हो जाएगा। डेल्टा 1 अगर आप बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इक्वल टू 2 डिग्री, और ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 की वैल्यू आपको दी है 2/3 इक्वल टू 2 डिग्री, और ये 6 है आपका, तो 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 2 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डेल्टा 1, ये जो वैल्यू है डेल्टा 1 की वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 6 आ जाएगी। तो आपको पूछा क्या है इसमें, डेल्टा 1 की जो हमारा एंगल है वो क्या होगा, तो आपको अभी भी मैंने बताया कि डेल्टा इक्वल टू होता है n-1a, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू n कितना है, n है आपका यहाँ पे n कितना है, n1 कितना दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.2 वो लगा दीजिए, और -1 और a की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है शायद इसमें भी, ये वाला, इसमें करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें भैया जो प्रिज्म का जिसने पढ़ा है थ्योरी उसके लिए सारे सही है, तो इसमें वो कर सकता है आराम से। इसका ए ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये जो अभी हमने किया, ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, और ये शायद 2021 में पहली बार आया कि ये एक्रोमेटिक की कंडीशन बताओ। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं उसको एक मेथड आपको और बता देता हूँ इसकी, जिससे आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पहले से बहुत पूछे जाते हैं, तो हम इसको एक और करते हैं, एक मिनट रुक के। ये रहा आपका क्वेश्चन, वो शायद ही आपको, क्योंकि ना वो बीएससी वाली किताब में इसका ऐसे इस टाइप से हमने किया है कई बार, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। एक कंडीशन आप इस पे ये लगाइए, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है उसमें डिस्पर्जन 0 होता है, बट डेविएशन क्या होता है, वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो डेविएशन दोनों का कितना हो जाएगा, नेट, वो हो जाएगा, एक का फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि n-1a होता है, तो दोनों का लगाओगे तो कितना आ जाएगा, n1 माइनस a1 पहले वाले का माइनस n2 माइनस 1a2 इक्वल टू 0 हाँ, इक्वल टू डेल्टा नेट हो जाएगा।
और नेट आपको दिया है 2 डिग्री। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और n1 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 A1 और यहाँ पे रखेंगे आ जाएगा 0.6 A2, ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखो डिस्पर्जन 0 है, डिस्पर्जन 0 है तो डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का इंटू कर दो, ओमेगा इंटू डेल्टा होता है डिस्पर्जन। तो n1 माइनस 1 पहले वाले का, 0 होगा तो दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा, n2 माइनस 1 a हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वैल्यू रखो तो डिस्पर्जन दिया है आपको 0.02, 0.5 A1 इक्वल टू 0.03, 0.6, ये सारी वैल्यू आपको दी हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ गया 10 A1 इक्वल टू 18 A2। एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी। इन दोनों को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दोगे तो A1 क्या आ गया 12, ठीक है। कभी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिए एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में डिस्पर्जन 0 होता है, डेविएशन नॉन जीरो होता है। बाकी हम इसके फॉर्मूला रिवीजन में देखेंगे। तो ये हमने क्या लिया, ये हमने ले लिया डेविएशन और ये ले लिया, ये वाला हमने ले लिया डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन का फॉर्मूला है, वो डेविएशन का फॉर्मूला है। और है क्या इसमें, हाँ अभी और है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा नहीं 2-3 ही क्वेश्चन होंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप दिया है आपको। टेलीस्कोप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आईपीस। देखो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ प्लस आईपीस की फोकल लेंथ ये, और इनका मैग्निफिकेशन जो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो ये होता है, और वो आपको इसमें दिया है 2, ठीक है। तो कह रहे 30 है, ये है, तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालनी है। तो देखो यहाँ से F0 निकल के आ जाएगा, F0 इक्वल टू FE, और इस FE को इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, F0 इक्वल टू 2 टाइम FE अगर पुट करोगे तो हो जाएगा 3 FE इक्वल टू 30। तो FE कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। FE 10 आएगा तो भैया 10 इंटू 2 इसमें रख दो इसकी वैल्यू, तो निकल के आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट व्यू फ्रॉम अ नियर पॉइंट। देखो नियर पॉइंट देख रहे हैं और किससे, माइक्रोस्कोपिक लेंस। तो नियर पॉइंट में मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी है 25 और F ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये आपको दिया है 6 दिया है, अगर आप देखें ये 6 दिया है और डी भी इन्होंने दिया है, ठीक है। ये 25 है और F नहीं दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 कट गया तो F0 आ गया 5। आगे करें, और रिजॉल्विंग इमेज इज ऑब्जर्व। एक रिजॉल्विंग इमेज देखिए एट इंफिनिटी डिस्टेंस विद टोटल मैग्निफिकेशन डबल ऑफ पहले वाला यूजिंग एन आईपीस। मतलब कंपाउंड लगा दिया अब आपने, और कंपाउंड का जो फोकस लेंथ होती है वो क्या होती है, L सॉरी, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है लेंथ इंटू डी ओवर F ऑब्जेक्टिव F आईपीस, ठीक है। और इसका पहले से क्या है, डबल है, मतलब ये 12 है मैग्निफिकेशन। अच्छा L आपको दिया है, अगर इसकी देखो तो ये ट्यूब लेंथ कितनी दी है 0.6, मतलब 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। ये आपका 5 है और ये आपका FE है। 5 से कट गया 12 बार, 12 से 12 कट गया तो FE आ गया 25। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, वो भी देख लो। अच्छा ये तो अच्छा ही क्वेश्चन है। आपका फ्रेंड है, उसको आईसाइट प्रॉब्लम है, वो नहीं देख पा रहा है क्लियरली। डिस्टेंस यूनिफॉर्मली विंडो मैस एंड इट अपियर टू हर नॉन यूनिफॉर्म एंड डिस्टॉर्टेड। डॉक्टर डायग्नोस द प्रॉब्लम इज। तो डॉक्टर क्या डायग्नोस करेगा, तो ऐसे बंदे को जो बीमारी होगी, एक तो मायोपिया हो जाएगी, दूसरा ये वाली हो जाएगी। फोर्थ आ गया, और ये एजर्सन रीजन है। कह रहे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एंगुलर साइज ऑफ इमेज। बिल्कुल सही बात है। मैग्निफिकेशन इज अचीव एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू आई देन ये, हेंस इट सस्टेन अ लार्ज एंगल। बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। और है, हाँ तो भैया बहुत क्वेश्चन थे, फ्लो में बहुत तेजी से क्वेश्चन भी किए हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट की है, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं है। अब आज आपकी 14 तारीख हो गई है, तो 14 तारीख हो गई तो मुश्किल से आप कितने दिन बचे हैं आपके पास, 7-8 दिन। तो मैंने सोचा जल्दी कर देते हैं फ्लो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो आपको कंटेंट तो भैया
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कमी मत करें, आपकी तरह चैनल फैला दें। और आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा मेरे को पसंद है, आप अपनी डिमांड ज़रूर करें। मैं कम्युनिटी में आप डालते रहता हूँ चीज़ें, आप उसमें कमेंट ज़रूर करें कि भैया आज ये ले आइए, ये कर लीजिए। और अगर आपको किसी का फॉर्मूला रिवीजन देखना है तो वो भी बताइए, हम उसमें जल्दी बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड बाय बाय।